नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं देश में राज्यपालों का एकदम अचानक राज्यपाल और उपराज्यपालों का ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्विस्ट कर दिया गया है। जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तमाम डिपार्टमेंटों में, वैसे ही राज्यपालों की और उपराज्यपालों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार को या राष्ट्रपति को ऐसा क्या लगा कि अचानक राज्यपालों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आवश्यकता पड़ गई, खासतौर से तमिलनाडु के राज्यपाल और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के राज्यपाल, दिल्ली और लद्दाख के राज्यपाल उपराज्यपाल, इनको एकदम बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई, एकदम क्या इसके पीछे की स्ट्रैटेजी हो सकती है, उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा ये भी करेंगे कि क्या सरकार के पास ये शक्ति है कि वो राज्यपाल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या राज्यपाल या मुख्यमंत्री से बंधा हुआ होता है या मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर राज्यपाल का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती। ममता बनर्जी ने ऐसे बहुत सारे सवालों पर प्रश्न खड़े किए हैं और ममता बनर्जी का कहना है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने कहा, अपने ट्वीट में लिखा कि उनको एकदम शॉक लगा कि बोस साहब को, सीबी बोस साहब को एकदम ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि वो बोस के काम से बहुत खुश नहीं थी, बोस बड़े स्ट्रांगली वहाँ पर बिहेव कर रहे थे। और हालांकि बोस, जगदीप धनखड़ साहब जब राज्यपाल वहाँ हुआ करते थे तो जगदीप धनखड़ से तो कुछ उनको लिबरल ही लगे होंगे, तो लेकिन फिर भी ममता बनर्जी, चूँकि सीबी बोस पीछे से लगा था तो बंगाली प्रभाव दिखता है, और बंगाली प्रभाव होने की वजह से कम बंगाल के लोग ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई अनैतिक कार्य किया जा रहा है या उनकी क्षेत्रीय भावनाओं के विरुद्ध किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, मुझसे तो पूछा भी नहीं गया। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि गृह मंत्री ने उनसे बात की थी और गृह मंत्री ने उनसे बात करके उनको सूचित किया है कि आपके यहाँ के राज्यपाल बदल गए हैं और अब आपके यहाँ मिस्टर रवि राज्यपाल होंगे। आर.एन. रवि के मामले में सुनकर सबसे ज़्यादा शौक तो ममता बनर्जी को आर.एन. रवि का नाम सुनकर हुआ होगा, क्योंकि आर.एन. रवि साहब तमिलनाडु के अंदर, देखिए बंगाल तो अभी बीजेपी की पकड़ में आ चुका है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में अच्छी खासी पिछली बार संख्या थी और लोकसभा में भी ठीक ठीक संख्या रहती है, और पिछली बार ही विधानसभा बदलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन लड़ने की सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ चुकी थी। इसलिए बंगाल में सिचुएशन बहुत अच्छी हो चुकी थी। जगदीप धनखड़ साहब वहाँ गवर्नर हुआ करते थे और जगदीप धनखड़ साहब के गवर्नर रहते हुए बंगाल में जो दंगे हुए उन पर एक्शन हुए थे। धनखड़ साहब स्वयं जाकर दंगा प्रभावित क्षेत्रों में बात करते थे। मैं और उस समय का केंद्रीय मंत्री एक बाबुल सुप्रियो, जो अभी खुद उसमें टीएमसी में जा चुका है, हम जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में फंसे थे तब धनखड़ साहब वहाँ गवर्नर थे। धनखड़ साहब अपनी पर्सनल कमांड लेकर पहली बार, ऐसा कहते हैं अंग्रेजी शासन के बाद कोई गवर्नर पहली बार बिना मुख्यमंत्री की सलाह के अपनी फ्लीट लेकर यूनिवर्सिटी में घुसा और जादवपुर यूनिवर्सिटी से हम लोगों को निकाल कर लाए थे। केवल मैं नहीं था, कई लोग थे, केंद्रीय मंत्री भी था। मेरा तो क्या है, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। लेकिन धनखड़ साहब की इन शक्तियों को, धनखड़ साहब ने जो गवर्नर की शक्तियाँ पहचानी और उनका उपयोग किया, ममता बनर्जी को धनखड़ साहब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। ममता बनर्जी उनके लिए लगातार शिकायतें भी कर रही थी और लगातार वो केंद्र में भी उठा रही थी कि धनखड़ को किसी तरह से बुला लिया जाए और बाकी बंगाल में जो आपको करना करा जाए। सीबी बोस जब बैठे तो सीबी बोस ने बहुत कोई ऐसा, मतलब वो प्रभाव तो डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो चाहिए, चूंकि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञाता होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहा जाता है। अब आज की तारीख में बंगाल में अगर परिवर्तन करना है, बंगाल में कुछ ठीक करना है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट गवर्नर की जरूरत थी। मैं समझता हूं कि सीबी बोस साहब से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने दे दिया, या ये एक सरकार की सोचा समझी रणनीति है, या सरकार का अपना प्रभाव है, सरकार का अपना खेला है, जिसको ममता के शब्दों में कहें ये खेला है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात समझ लीजिए, आर.एन. रवि साहब, इनके विषय में तो मतलब पूरे देश में आज की तारीख में अगर कोई गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा था, जिसके लिए तमिलनाडु की सरकार बहुत परेशान थी और पूरे देश के विपक्ष जो है, एक गवर्नर से परेशान था, वो नाम आर.एन. रवि है। इसलिए आर.एन. रवि का नाम सामने आता है क्योंकि पूरे प्रकरण में
तमिलनाडु के पूरे प्रकरण में आर.एन. रवि का एक रोल, आर.एन. रवि का जो प्रभाव दिखा। जैसे कई एक मामले ऐसे हुए जिनमें आर.एन. रवि साहब ने वो करने से मना कर दिया, बोले जो लिखी गई उनको स्क्रिप्ट, उसमें स्क्रिप्ट को उन्होंने स्किप कर दिया, पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिखी गई। उन्होंने कहा ये राष्ट्र के विरोध में जाती है और ये तमिलनाडु को सेपरेट दिखाती है, इसलिए गवर्नर नहीं पढ़ सकता। स्टालिन का भड़कना स्वाभाविक था। स्टालिन ने ऊधम मचाना शुरू कर दिया और इतना ऊधम स्टालिन ने मचाया कि कई एक बिल जो कि राज्य सरकार ने पास किए थे भारत के संविधान के अनुरूप नहीं थे। भारत के संविधान के अनुरूप न होने की वजह से उन बिलों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, उनको विधानसभा को वापस किया। विधानसभा से जब दोबारा वो पास होकर आए तो लगा आर.एन. रवि को कि ये मानेंगे नहीं, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एनसीटी दिल्ली के मामले में और अभी सुप्रीम कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर चुका है कि गवर्नर को मानना पड़ेगा। गवर्नर एक बार वापस कर सकता है, दोबारा अगर बिल आएगा तो गवर्नर की मजबूरी है कि वो साइन करेगा, लेकिन गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट की तरह नहीं होती। प्रेसिडेंट वापस कर सकता है लेकिन प्रेसिडेंट फिर उसको करना ही पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट दोबारा आता है, प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है तो ये सिस्टम के विरुद्ध माना जाता है, संविधान के विरुद्ध माना जाता है। लेकिन गवर्नर के पास ऐसी सिमिलर पावर तो है, लेकिन एक राइडर भी है। एक राइडर ये है कि गवर्नर को अगर ऐसा लगता है तो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में गवर्नर उस बिल को अपने पास रख सकता है और प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेज सकता है। प्रेसिडेंट उसको अपनी जो उसको सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उसको समस्याएं लग रही हैं, जो उसको लग रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है या भारत की संप्रभुता कहीं पर प्रश्न खड़ा कर रही है, भारत की हार्मनी प्रश्न खड़ा कर रही है, भारत की रीजनलिज्म ज़्यादा हावी हो रही है या फिर संविधान के अनुरूप नहीं है, ऐसी सभी परिस्थितियों में वो गवर्नर अपने बिल को भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपने मातहत अधिकारियों के साथ कंसल्ट करके, मातहत अधिकारी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मातहत अधिकारियों से कंसल्ट करके अगर वो एसेंट दे देता है तो गवर्नर भी उसको एसेंट दे देगा, अगर एसेंट नहीं देता तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं, गवर्नर कहता है प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। जब वो बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजे गए थे उसी समय पर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली आई। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला की अदालत में पड़ा। ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला ने सुनवाई करते समय 10 बिल जो कि गवर्नर ने रोके हुए थे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, उन 10 बिलों को पास कर दिया। अब गवर्नर की जो संशय थी, गवर्नर के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब दिए बगैर, क्योंकि गवर्नर का अपना कोई प्रश्न रहा होगा, गवर्नर के अपने कुछ ऑब्जेक्शंस रहे होंगे, उन ऑब्जेक्शंस की बजाय ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला ने यह कहा कि गवर्नर बाध्य है और गवर्नर अगर बिल अनलिमिटेड टाइम के लिए रखता है तो फिर वो रख नहीं सकता है, हम इन बिलों को पास करते हैं और साथ में एक राइडर लगा दी कि आपको इतने दिन में उसको कंसेंट देनी ही पड़ेगी। अब कंसेंट तो रिजेक्ट को रिजेक्ट वो कर नहीं सकता, वो वापस भेज सकता है, फिर दोबारा आएगा तो कंसेंट देनी ही पड़ेगी, यानी कि फिर गवर्नर के होने के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रहता। गवर्नर तो केंद्र के प्रतिनिधित्व की तरह रहता है और सोल सॉवरेन गवर्नर ही होता है, यानी कि सॉवरेन पावर तो गवर्नर के पास ही होती है। अब गवर्नर के पास सॉवरेन पावर है और राज्य सरकार केवल उसकी सलाहकार है, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि गवर्नर इररिलेवेंट घोषित कर दिया जाए और गवर्नर और प्रेसिडेंट को बाहर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वैसा कर दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 143 में फिर केंद्र सरकार ने या फिर मैं कहूं प्रेसिडेंट ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एडवाइजरी के लिए भेज दिया, रेफरेंस के लिए। रेफरेंस में 5 जजेस की बेंच बैठी, ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई साहब और बाकी लोग। उन्होंने 1 महीने तक सुनवाई करी। 1 महीने सुनवाई के बाद ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला के जजमेंट के खिलाफ उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट गवर्नर की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दे, गवर्नर के ऊपर राइटर लगा दे और कोई भी बिल वो पास कर दे, ये एक्सीडिंग ऑफ पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ऐसा कर दे। जबकि ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला ने 142 का ऑर्डर कर दिया था, यानी कि नियम तो नहीं है लेकिन मैं 142 का स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको कानून का दर्जा देता हूं।
बाद में वो बिल जब जब केंद्र सरकार के पास फिर से भेजे गए RN रवि जी के द्वारा, तो फिर उन्होंने उन बिलों को, केंद्र सरकार ने उन बिलों को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि पास करने से मना कर दिया। अब जब पास करने से मना कर दिया, चूंकि रेफरेंस आ चुका था, तो फिर अब क्या उसका हश्र होगा, वो कैसे चैलेंज होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो तय है कि RN रवि साहब कॉन्स्टिट्यूशनली बड़े स्ट्रांग हैं। RN रवि साहब राज्य की राजनीति और राजनीति के अलावा संविधान और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी अच्छे से जानते हैं। राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की जो जो सुरक्षा है और राष्ट्र की जो भावना है, उसमें से निकाल कर ले जाना और अलग अपने आप को अलग थलग करने की जो राज्य सरकारों की पॉलिसी या राज्य सरकारों का विचार रहता है, उसके विरुद्ध वो जमकर खड़े होते हैं। वो अपनी स्थिति से टस से मस भी नहीं होते, और चूंकि वो संविधान के विषय में धनखड़ साहब की तरह ही बल्कि उनसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो काम कर रहे थे इस समय, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल में RN रवि साहब का अपॉइंटमेंट ममता बनर्जी के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। अगले चुनाव के लिए बहुत स्थिति गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी तरफ उधर लद्दाख भी हम देख रहे हैं कि वो वांगचुक और ये सब चल रहा है, तो लद्दाख में भी एक ऐसे गवर्नर की ज़रूरत थी, डिप्टी गवर्नर की ज़रूरत थी जो संविधान का जानकार हो। और मैं समझता हूँ कि सक्सेना साहब जो दिल्ली में थे केजरीवाल की सरकार पलटने में, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि केजरीवाल के घोटालों को वही निकाल कर लाए थे, उन्होंने ही CBI इन्वेस्टिगेशन बिठाया था। और केजरीवाल की नीतियों को अगर कोई सही से क्रिटिकली एनालाइज कर रहा था तो वो डिप्टी गवर्नर थे। इसलिए सक्सेना साहब का अब लद्दाख में जाना, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी स्थिति अब संवैधानिक होने वाली है। इधर तमिलनाडु का गवर्नर चेंज कर देना, यानी कि अब RN रवि के खिलाफ जो माहौल बनाकर रखा था, गवर्नर चेंज कर देना और वहां पर भी सिचुएशन को ऐसे गवर्नर को भेज देना जो कि सिचुएशन और बिगाड़ सकते हैं, या बिगाड़ने का मतलब ये है कि वो वहां पर और प्रमुखता से काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि थ्रू गवर्नर जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब चुनाव है, चुनाव की वजह से गवर्नर चेंज किए गए हैं। मैं कहता हूं अगर चुनाव की वजह से गवर्नर चेंज भी किए गए, जब कर नहीं तो डर किस बात का। अगर आपको अंदर से कोई मलाल नहीं है तो आपको डर क्यों है? इस डर का कोई कारण नहीं बनता। इसलिए ममता बनर्जी का जो चिंता है वो निराधार इस आधार पर है क्योंकि उनको कुछ न कुछ गड़बड़ करना है। और RN रवि साहब वो व्यक्ति हैं जो संविधान और मशीनरी को सही से चलाना जानते हैं। धनखड़ साहब के बाद RN रवि ही मुझे दिखते हैं देश में जो कि सही से राज्य को संवैधानिक अनुसार चला सकते हैं। इसलिए ममता बनर्जी को भय होना स्वाभाविक है, कारण निराधार है लेकिन भय स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि RN रवि साहब अपना रोल वहां पर अच्छा प्ले करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।